जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। और मैं राज आज आपके सामने रीजनिंग का अगला चैप्टर लेके। ठीक है। आज हम करने वाले हैं वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, किन किन टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनको हम लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, चलते हैं हम वीडियो में। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है भाई वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आज का हमारा ये चैप्टर है। इससे पहले हमने एक चैप्टर कवर किया था, एनालॉजी, सादृश्यता। ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से उसे देख लें। जिस प्रकार का वो चैप्टर था, जिस प्रकार उसमें क्वेश्चन पूछे थे, ठीक उसी के अपोजिट, लेकिन टाइप वो ही रहेगा, तरीका वो ही रहेगा, वो भी इसी में ही इस तरह से पूछे जाएंगे वर्गीकरण में। उसमें क्या था एनालॉजी में, मैं आपको बता दूं हल्का सा, जो हमने पिछला चैप्टर किया था एनालॉजी। ठीक है। सादृश्यता, जो हमने पिछला चैप्टर किया था सादृश्यता, वो ये था हमारा भाई पिछला चैप्टर। ठीक है। रीजनिंग का हमारा पिछला चैप्टर था ये एनालॉजी। इसमें क्या था कि आपको चार चीजें देता था। एक तो देता था क्वेश्चन यहाँ पे, और उसके चार ऑप्शन होते थे। ठीक है। ए बी सी करके। और यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीजों में समान विशेषता दिखाता था, मतलब उनमें समान संबंध रहता था। जो वे दोनों चीजें थी एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित रहती थी, जिस प्रकार थी वो उसी प्रकार अगले प्रश्न में उनसे पूछता था कि, और आपको ऑप्शन में मिलती थी कि इनमें से कौन सी होगी। लेकिन वर्गीकरण में क्या है, वर्गीकरण में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। वही आपका क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको एक चीज विषम छांटनी है। विषम का मतलब, विषम का मतलब ये हुआ कि जो चार चीजें हैं ना, उनमें तीन आपस में संबंधित है किसी न किसी प्रकार से, और चौथी उनमें अलग है। वो संबंध आपको निकालना है। अब वो संबंध क्या है वो हमें ढूंढना है, वो ही हमें पहचानना है। ठीक है। अब कैसे आएंगे, जैसे कि कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, मान लो कंट्रीज के ऊपर हो, देशों के ऊपर, जैसे कि एशिया के देश आ गए, तीन तो एशिया के देश दे दिए, चौथा दूसरे महाद्वीप का दे दिया, जैसे कि यूरोप का दे दिया, या हो सके ऑस्ट्रेलिया में का कोई से दे दिया, हो सके उत्तरी अमेरिका का दे दिया हो। तो इस प्रकार हमें वो देखना होगा, है ना। और हो सके पुस्तक आ जाए, कि जैसे मान लो लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, उनकी तीन पुस्तक आ जाए, और चौथी पुस्तक महादेवी वर्मा की आ जाए, तो वो अलग होगी। इस प्रकार मतलब हमें इनमें ढूंढना पड़ेगा कि मतलब जो तीन किस प्रकार संबंधित है और चौथी किस प्रकार अलग है। अब ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन भाई किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, किसी भी विषय के ऊपर पूछे जा सकते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपका भूगोल हो, इतिहास हो, हिंदी हो, जी के जीएस हम बोल सकते हैं, साइंस हो, उसमें से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप उनमें देख लेना किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। किसी भी खेल से पूछे जा सकते हैं। बाकी हम मतलब इस लेक्चर में कवर करेंगे ही कहाँ कहाँ से आते हैं, जिन जिन टाइप के होते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें लिए हैं और देख लेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई चीज़ें आ जाती हैं हमें जिसमें अंतर निकालना है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम उस चीज़ को देंगे प्राथमिकता जो प्राकृतिक होगी चीज़ें। ठीक है। जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें होंगी उनको हम प्रायोरिटी देंगे, और जो कृत्रिम चीज़ें हैं जो इंसान के हाथ से बनाई गई है उनको हम बाद में देंगे। ठीक है। प्राथमिकता हमेशा किसको देनी है भाई, प्राथमिकता देनी है हमेशा प्राकृतिक चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि उनमें हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और चारों ऑप्शन सेम होंगे वो। ठीक है।
चलते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बाकी आप उसमें समझ जाना, मतलब जो मैं समझाऊंगा ठीक है, देख लेना। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इसमें निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। और क्वेश्चन आपके सामने जो फर्स्ट है वो है आपके सामने आँख, हाथ, नाक, कान। ठीक है, शरीर से संबंधित ये सारे ऑप्शन आपको दिए हैं। अब इसमें आपको दिया है भाई आँख, हाथ, नाक और कान। ठीक, अब इसमें से एक चीज हमें अलग चुननी है, यानी जो विषम चीज है, विषम शब्द है ना, वो हमें ढूंढना है कि कौन सा विषम है। ठीक है, अब ये इनमें से क्या विषम ढूंढोगे? तो भाई शरीर के ऊपर देखो, अब क्या है ये पांच, ये जो चार चीजें आपको दी है ना, आंख, हाथ, नाक और कान, तो इनमें क्या चीज अलग है? तो ये जो कंसेप्ट जा रहा है इस वाले क्वेश्चन का, ये जा रहा है भाई शरीर की जो पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आप जानते होगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि पांच जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख दूं ज्ञान। ठीक है, जो हमारे शरीर की पांच ज्ञानेंद्रियां हैं वो हैं, आपकी आंख हो जाएगी उसमें, कान भी इसमें आ जाता है, नाक भी उसी के अंतर्गत आएगी, ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत, चौथे आपकी जीभ आ जाएगी, और भाई पांचवी आपकी त्वचा आ जाएगी। ठीक है, शरीर की ये पांच ज्ञानेंद्रियां होती है। अब ये पांच ज्ञानेंद्रियां का इनसे क्या संबंध है? तो मेरे भाई देखो आप यहाँ पे कि जो आंख है, नाक है और कान है, ये क्या हुई? ये मेरे भाई ये जो तीनों चीजें हैं ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हुई या नहीं? ठीक है, तो इसमें हाथ जो है अलग हो गया, ज्ञानेंद्रिया से अलग। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विषम पद होएगा या विषम शब्द होएगा वो आपका हाथ हो जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर होएगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, इसमें आपको विषम पद चुनना है, यानी विषम शब्द ढूंढना है। अब हम ढूंढे कैसे भैया, मतलब क्या लॉजिक होता है? तो भाई ये सोचो कि अब देखो ये आपके सामने महीनों के नाम है, अब आप महीनों के नाम में क्या विशेषता ढूंढ सकते हो? या तो एक चीज ये ढूंढ सकते हो कि ये क्रमानुसार होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। जैसे कि देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये लगातार चल रहे हैं, है ना? तो ये जो इनका क्रम वाला सीन है वो तो लॉजिक यहाँ लगना नहीं। अगर हो सकता है कि क्रम वाला चल रहा हो तो लॉजिक वो तो है नहीं। फिर क्या है भैया? भाई मंथ के ऊपर, यानी मंथ के अगर हम विषय में बात करें, महीनों के विषय में बात, तो आपके फिर किस चीज पे जाएगी? वो जाएगी भाई महीने का लास्ट, मतलब कौन सी डेट को होता है। जैसे कुछ महीने होते हैं, जैसे फरवरी 28 और 29 की हुई, और जनवरी 31 की हुई, और कुछ महीने ऐसे जो 30 पे भी समाप्त होते हैं, है ना? तो उनके लास्ट में पहुंच जाओ कि उनमें हो सके वही विशेषता मिल जाए। अब आप देखोगे यहाँ तो दिसंबर भाई कौन सी डेट को होता है, मतलब जो इसकी अंतिम तिथि होती है कौन सी होती है? तो आप कहोगे कि भैया 31 तारीख इसकी लास्ट होती है। जनवरी पे पहुंचे भाई, जनवरी भी आपकी 31 लास्ट होती है ना? फरवरी, भैया फरवरी पे जाए तो ये 28 की होती है, या लीप ईयर आ जाए तो भैया 29 की होती है। ठीक है, 28 या 29 पे चले जाते। मार्च की बात करें तो मेरे भाई मार्च भी 31 का होता है। समझ में आई बात? अब आपको दिख गए होंगे कि ये तीन किस प्रकार आपस में संबंधित है, और चौथी चीज कैसे इनसे अलग है, जो कि हम जिसे बोल रहे हैं विषम। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो इसका राइट आंसर कितना हुआ भाई? फरवरी, थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन। समझ में आई बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, पेन और नोटबुक भाई साथ में रखा करो जब भी लेक्चर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख लग करो, बाद में नोट कर लग रहो। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिया है कि बकरी, कुत्ता, भेड़ और गाय। अब हमें क्या करना, वही चीज ढूंढनी कि भाई इनमें एक चीज अलग है, मतलब वो एक ने एक विशेष गुण रख रही है,
गुण बोल सकते हो या विशेषता रख रही है, ठीक है, जो इनसे अलग है। तीनों की अलग विशेषता है, चौथी की अलग है, ठीक है। अब जैसे कि हम, चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते पहले, फिर साथ के साथ एग्जांपल ले लेंगे अगर किसी में जरूरत पड़ेगी। तो देखे भाई, यहाँ बकरी है, कुत्ता है, भेड़ है, गाय, यानी सारे जानवर दिए हैं। समझ में आई बात? अगर ऐसा होता कि भैया 3 जानवर दिए, एक पक्षी दे दे, अलग मिल गया हमें, विषम जो पद है वो हमें साफ साफ मिल चुका। अगर हमने 3 जानवर दे दिए और एक दे दिया पक्षी, तो हमें अलग ही मिलेगा। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होएगा कि एग्जाम में या फिर जो बुक में ये क्वेश्चन है कि आपको सीधा सीधा लॉजिक दिख जाए। वो कुछ ना कुछ तो आपको सोचवाने के लिए मजबूर करेंगे ना, कि कुछ ऐसी चीज हो, भाई तुम भी अपना दिमाग लगाओ, ढूंढो कि क्या हो सकता है। तो भाई आप चलो, अब देखो सारी चीजें क्या है, जानवर है, तो जो सिंपल सा लॉजिक लग रहा है वो तो है नहीं। तो फिर जानवर में अब क्या है, अब जानवर में कुछ चीज ऐसी हो जाए कि भैया पालतू हो जाए और जंगली हो जाए। तो पालतू जंगली देख लीजिए यहाँ पे, भाई पालतू बकरी भी पाले हैं, भेड़ भी पाले हैं, कुत्ता भी पाले हैं, गाय भी पाले हैं। तो पालतू तो ये सारे हो गए। अगर हम पालतू और जंगली का निकालें, जो कंसेप्ट निकालें या रीजन निकालें, तो पालतू वाला भी नहीं है इसमें। तो भैया फिर क्या निकाले, तो मेरे भाई तीसरी चीज आती है इनके शाकाहारी और मांसाहारी होने का, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 चीजें होती हैं, आप जानते होंगे बखूबी। जो शाकाहारी होती है, ठीक है, शाकाहारी में क्या होता है कि भाई वो सारी चीजें, मतलब जो मांस वाली चीजें है ना, तो वो शाकाहारी के अंतर्गत नहीं आती। कोई भी जानवर अगर खाता है, मतलब वो घास वगैरह खाता है, या जैसे हम रोटी वगैरह भी खिलाते हैं, तो वो सब शाकाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो मांस वगैरह खाता है, तो वो मांसाहारी के अंतर्गत आ जाता है। आप जानते हैं भाई, वेज और नॉन वेज, है ना। अब तीसरी चीज है मेरे भाई सर्वाहारी, ठीक है। ये चीजें हालांकि रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ कि ताकि अगर किसी को नहीं पता तो वो पता लग जाएगी। सर्वाहारी में क्या होता है भाई, जो ये फर्स्ट है और सेकंड है ना, इसके अंतर्गत फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आते हैं, है ना। मतलब वो मांस भी खाता है और शाकाहारी भी है, ठीक है, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। जो दोनों चीजें करता है वो होता है सर्वाहारी। जैसे कि इंसान भी सर्वाहारी कह सकते हैं ना। कुछ होते हैं कि मांस खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि मांस नहीं खाते। जो मांस नहीं खाते वो शाकाहारी, और जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, और जो दोनों चीज खाते हैं वो सर्वाहारी। तो अब इनमें चले हम भाई, बकरी आपकी क्या है, शाकाहारी होगी, ठीक है, बकरी आपकी शाकाहारी हुई, भेड़ भी शाकाहारी हुआ, और गाय भी शाकाहारी हुई। कुत्ता क्या है बताओ आप, कुत्ता मांसाहारी की श्रेणी में ले जाओगे, सर्वाहारी की में? तो भाई ये जाएगा सर्वाहारी की श्रेणी में, क्योंकि कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं जो मांस नहीं खाते, ठीक है। हालांकि कुत्ते अधिकतर ऐसे ही है कि मांस खा लेते, लेकिन होते हैं कि कुछ नहीं खाते, ठीक है। तो इसलिए ये सर्वाहारी की श्रेणी में चले जाएगा। अगर इसका रीजन देखें तो भाई ये होगा सर्वाहारी, और ये तीनों चीज आपकी होगी क्या, शाकाहारी, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है ये भी आपके समझ में आ रहा होगा, ये तो आसान सा ही है। देखो, पेट्रोल, कार, कोयला, इंजन, धुआं, आग, और तेल, दीपक, ठीक है। अगर आप नहीं इसमें ढूंढ पा रहे रीजन, तो मैं बता दूं आपको। भाई कार है, कार चलाने के लिए क्या आवश्यक है, पेट्रोल। हालांकि कुछ कार अब ऐसी भी है कि डीजल से भी चले हैं, और कुछ मतलब डीजल से ही चलती थी कार, पेट्रोल की भी कार आई, और अब तो वो चल रही है ना सीएनजी से भी, मतलब इनका यूज़ करे जा रहा है। लेकिन वे फालतू की चीज़ें हैं अभी, इसमें मतलब उनका कोई लॉजिक ना है, ठीक है। बस आप यहाँ पे देखो कि कार चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, यानी पेट्रोल से ही कार चलेगी। अब कोयले से इंजन कैसे चलेगा भाई, एक भाप इंजन होता था, ठीक है, वाष्प इंजन, स्टीम इंजन जिसे बोल देते हैं, ठीक है, वो कोयले से ही चलता था। जैसे ट्रेनें चलते थे ना, रेल, रेल जो ही कोयले वाली है ना, उनका इंजन ही तो कोयले से चल रहा है, कि कोयले में आग लगाई जा रही है तब वो इंजन वर्क कर रहा है। तो इंजन के लिए कोयला जरूरी हुआ। तो क्या आग के लिए धुआं जरूरी है, या मतलब धुएं से आग चले है या जले है? नहीं।
तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाए, क्योंकि यही समय अलग है। जैसे अभी यहाँ देखो, दीपक के लिए भाई तेल की जरूरत पड़ेगी, जो हम दिया जलाते, है ना। समझ में आई बात। यानी जो पहली चीज है वो दूसरी चीज के लिए आवश्यक है, मतलब जरूरत है उसकी। और यहाँ पे धुआं आग के लिए तो जरूरी नहीं है। ठीक है, आग जलेगी तब जाके कहीं धुआं आता है। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा भाई, है ना। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे दिया है आपको 5वें क्वेश्चन में नदी, बांध, पर्वत और जंगल। ठीक है, बताइए अब क्या हो सकता है इसमें आंसर। कमेंट करके बता दिया करो यार। ठीक है, देखिए जी, नदी, बांध, पर्वत और जंगल, तो इनमें क्या अलग है, क्या विषम है। ठीक है, ये बताना है आपको। देखो भाई क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। अगर हम एक लॉजिक ये लगा में हल्का सा कि भैया नदी में भी पानी है और बांध जो नदी पे बने हैं उसमें भी पानी का कहीं ना कहीं रोल है, तो मेरे भाई यहाँ पर्वत बीच में आकर अटक जाएगा फिर, कि पर्वत में पानी कहाँ है। पर्वत हालांकि बर्फ होती है, तो बर्फ से पानी आ रहा है, वो बहुत गहराई में जा रही है चीज़ें, डीपली जा रही है। अगर उन्हें सोच रहे हो तुम कि भैया नदी में पानी होगा, बांध में भी कहीं ना कहीं पानी से ही संबंधित है, और पर्वत में भी बर्फ के थ्रू पानी तो आ गई है, तो वो बहुत डीपली चीज़ें जा रही हैं। तो इसलिए इसमें लॉजिक लगाओ मेरे भाई। देखो ये नदी है, प्राकृतिक है, ठीक है, प्रकृति की देन है ना। बांध है, इंसान की देन है, मतलब आदमी ने ही तो बनाया, इंसानों ने ही तो बनाया। तो ये क्या हुआ भाई, कृत्रिम हुआ, इंसानों ने बनाया। ये प्राकृतिक होगा। हालांकि अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी प्राकृतिक के लिए, नेचुरल चीज़ें जो हैं उनके लिए। पर्वत है भाई, पर्वत क्या किसी इंसान ने बनाए, नहीं, प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है। जंगल है, जंगल किसी इंसान ने बनाए, हाँ भैया पेड़ लगा दें, वो अलग चीज़ है ना, पेड़ लगा दें, लेकिन स्टार्टिंग में तो जंगल भाई प्रकृति की ही देन है। अब तो पब्लिक पेड़ न काट ही रही है, तो ये भी प्राकृतिक में ही आएगा। और बांध जो है कृत्रिम में आएगा। समझ में आई बात। तो लॉजिक कौन सा लगा मेरे भाई, ये जो तीनों चीजें हैं ये वाली, ये आपकी हुई प्राकृतिक, ठीक है, और ये जो बांध है आपका ये होगा भाई कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक वे चीजें जो हमें पृथ्वी पे मिली हैं, और कृत्रिम वे चीजें जो इंसानों ने अपने हाथ से बनाई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से संबंधित है थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे भाई कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी। आपको क्वेश्चन में देख के एक चीज तो स्पष्ट हो रही होगी कि भैया ये सारे नदी के नाम है, या नहीं हो रही, होनी चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हो भाई, तैयारी कर रहे हो, तो सीधी सी बात है आप इनका जिक्र तो करोगे ही, मतलब पढ़ोगे भूगोल के अंतर्गत। तो ये सारी है भाई नदी, है ना। अब नदी की क्या विशेषता ढूंढे भैया, नदी में क्या विशेषता ढूंढो भाई। नदी में क्या विशेषता होती है, या तो छोटी नदी, या बड़ी नदी, या लंबी नदी, या चौड़ी नदी, है ना, ये होएगा। और क्या लॉजिक लग सकता है बताओ। फिर भाई उसमें चले जाए कि ये कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाके ये विलुप्त हो रही है, या कहाँ जाके मिल रही है, किसी भी मतलब जैसे समुद्र में मिल रही हो, है ना। एक लॉजिक ये चले जाएगा, और एक लॉजिक ये चले जाएगा कि ये किस दिशा में बह रही है, कहाँ से निकल के किस दिशा में को जा रही है ना। एक लॉजिक ये चले जाए। तो यही सारी चीजें आप सोचो भाई, जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप अपने माइंड में इतनी तेजी से चीजों को क्रिएट करो कि भाई इनके क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या लॉजिक है इन पे। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको एनालॉजी कराया था, तो मैंने यही बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले कि जो भी आपको दिया है सामने चीजें, उसके विषय में सोच जाओ जितनी आपको नॉलेज है, कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर उसका अगली चीज से संबंध ढूंढो। जब आपको वो मिलेगा तो ये समझो आपका 90% क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, आपके सामने नदी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और महानदी है। तो सोचो इनके बारे में कि क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यदि नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो ये है कृष्णा नदी, और ये कावेरी नदी, और ये महानदी, ये सब भाई पूर्व की दिशा में बहती है। और ये कहाँ गिरती है, ये तीनों नदी जो जाके गिरती है मेरे भाई, ये गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये जाके गिरती हैं तीनों नदी। ठीक है,
पूरब की दिशा में बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये जो अकेली आपकी नर्मदा है यहाँ पे इस समय ऑप्शन में जो है, ये मेरे भाई पश्चिम की दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में? पश्चिम की दिशा में बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर। और ये गिरती है भाई अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर। अब ये अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, ये आपका भूगोल का विषय है, फिलहाल इससे मेरा कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, ठीक है। केवल मैं रीजनिंग करा रहा हूँ, जो रीजन है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यदि आपको नहीं पता, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, गेहूं, सरसों, जौ, मक्का, ठीक है। अब आपको इनमें ढूंढो भाई। अब ये क्या है भाई, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके सामने, एक चीज का ध्यान रखो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये देखो कि किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यही नहीं कि बस हम क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, लॉजिक ढूंढ लिया, बता दिया, आंसर खत्म कहानी। जैसे हाँ देखो, किस चीज के ऊपर आया भाई, नदी के ऊपर आ गया, ये प्राकृतिक चीजों के ऊपर आ गया है ना, बांध वगैरह, जंगल, पर्वत। यहाँ देखो पिछले में जानवर से संबंधित आ गया। अब जानवर पे यही नहीं कि बस यही आ गए मांसाहारी सर्वाहारी, ऐसे भी हो सकते हैं ना कि इनके मतलब आवाजों के ऊपर, ठीक है, जैसा हमने एनालॉजी में पढ़ा, आवाजों के ऊपर पूछे जा सकते हैं। अब ये भाई किस चीज के ऊपर आ गए, ये आपके जो ट्रांसपोर्ट चीजें होती है ना, और जैसे कि गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह, उनके ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में आप देखोगे हाँ शरीर से संबंधित आ गए, अब तो ये हो सकता है कुछ और आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे होगे मंथ के ऊपर आया, हो सकता है डेज के ऊपर आ जाए। अब इतनी सारी चीजें एक लेक्चर में कराना तो देखो भाई मुश्किल है, लेकिन इन चीजों से अगर आप देखोगे तो ये जरूर जान पाओगे कि किन किन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कराए तो भाई हजारों क्वेश्चन बैठ जाएंगे, और जो कि लेक्चर लेना मतलब बहुत लंबी महाभारत हो जाएगी वो। तो पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ से कुछ नहीं, देखो अब आगे चलते हैं हम अपने वहीं पे जहाँ चल रहे थे। बस ये चीज़ों का ध्यान रखो कि क्या पूछे जा रहा है। यहाँ पे थे हम, देखो अब आपके सामने ये किस चीज़ से आया भाई, गेहूँ, सरसों, जौ, मक्का, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ है, खाने वाली चीज़ें हैं। अब इसमें आप ढूंढो कि क्या हो सकता है। तो आपका देखो गेहूँ है, सरसों है, जौ है, मक्का है। यदि आप इनमें लॉजिक लगा पाए अपना, ठीक है, नहीं लगा पाए तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका गेहूं, जौ और मक्का, ये भाई मोटा अनाज है, अन्न है ना, तो उसकी श्रेणी में आए। किसकी में? अन्न की श्रेणी में बोल सकते हैं हम, मोटा अनाज जो मिलेट जो बोल देते हैं जिसे हम, ठीक है। फिर ये क्या है भैया, सरसों। तो मेरे भाई ये सरसों आपकी तिलहन फसल है। क्या है ये? तिलहन की श्रेणी में है, तिलहन, ठीक है। जैसे अब ये अन्न होगा या मोटा अनाज में बोल दो, तिलहन होगा, एक दलहन फसलें होती है, दाल, ठीक है। अब आपके सामने आ सकता है क्वेश्चन, तिलहन फसल दे दे और एक दलहन फसल दे दे, ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी बन जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को बस सीखो, है ना, केवल क्वेश्चन करने से ही मतलब ना है, चीज़ों को सीखना जरूरी है। अगर इन चीज़ों को सीख पा रहे हो, एडवांस बन रहे हो, तो भाई आप कहीं भी मार खा ही नहीं सकते। और यदि एक लिमिटेड ही पढ़ रहे हो, कुछ फालतू सोच नहीं रहे, तो दिक्कत आने वाली है, आएंगी भी दिक्कत हमेशा। इनमें देखो भाई फल से संबंधित आगा, देखो यहाँ आपका खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ में और क्या चीज़ें आ सकती है, सब्जी वगैरह भी तो आ सकती है ना, वही चीज़ें भी ध्यान रखो। अब यहाँ कौन क्या चीज़ आई आपके, आम, सेब, संतरा, अमरूद, सारी चीज़ें फल आ गई, फ्रूट्स, ठीक है। अब इनमें ढूंढो भाई क्या लॉजिक है। देखो आम, सेब, संतरा और अमरूद, इनमें क्या देख पा रहे हो आप? इनमें हम एक चीज देख पा रहे हैं जो आप भी शायद देख पा रहे हो, कि जो आम है, आम में केवल एक गुठली होती है, यानी गुठली क्या है, एक बीज ही तो है उसका, ठीक है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि भैया एक बीज है इसमें, ठीक है। सेब, सेब में मेरे भाई एक से ज्यादा बीज होते हैं, है ना, 2, 4, 6 बहुत सारे बीज निकल जाते हैं उसमें भी। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, 1+ ही लिख दे मैं, है ना, 1+ बीज, हालांकि होते तो ज़्यादा, 1 से तो है तो ज़्यादा ही, ठीक है। संतरा में भी भाई एक से ज़्यादा बीज पाए जाते हैं आपके, और अमरूद में भी आपके एक से ज़्यादा बीज पाए जाते हैं। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं ये वाली, इनमें बहुत अधिक मात्रा में बीज पाए जाते हैं। और जो आम है इसमें केवल एक ही बीज पाया जाता है। बीज की श्रेणी मतलब बीज का लॉजिक लगा के ये अलग कर दिया गया। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर ये होगा, और उसमें राइट आंसर ये था, ठीक है, ऑप्शन टिक नहीं करा मैंने। आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गेंदा, ये क्या है, ट्यूलिप, सूरजमुखी और गुलाब, ठीक है। अब ये किस चीज़ से आया भैया, पिछला हमारा खाद्य पदार्थ, उससे अगला हमारा फल, उसमें मैंने आपको बता दिया कि सब्जी भी आ सकती है। अब जो आपके सामने है ये है भाई फूल, ठीक है, फूल से संबंधित यानी फ्लावर्स से, ठीक है। ये आपके सामने फ्लावर्स दे दिए, तो कुछ भी पूछ सकता है ना। वैसे हमें क्या देखना है उनमें, उनमें भाई विषमता ढूंढनी है, उनमें विषम पद ढूंढना है। और ये वर्गीकरण और एनालॉजी बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि इनमें इस वाले चैप्टर में देखो वर्गीकरण में क्या खास बात है, आप दो ऑप्शन देख लोगे, अगर दोनों में तो आपको ठीक ठीक विशेषता दिख जाएगी कि हाँ भाई ये एक दूसरे से संबंधित है, इसका मतलब इन दोनों में तो कुछ विषम है नहीं। तो आप तीसरा भी उनकी सहायता से ऑप्शन ढूंढ लोगे कि भैया ये एक श्रेणी के हो गए, तो इसका मतलब जो चौथा बचा वो विषम पद होगा, ठीक है। इसलिए आसान होता है। और एनालॉजी में आप अगर पहली चीज जो मतलब आपको दो चीज दी है ना, पहला टर्म जो दिया, अगर आप उनका संबंध निकाल पाए तो अगली का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें गेंदा, ट्यूलिप और सूरजमुखी और गुलाब, ठीक है। अब आप इनमें क्या देख पा रहे होगे, एक तो कलर से संबंधित भी हो सकता है, लेकिन फूल हो गए तो कलर भाई अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कलर के लॉजिक पे तो मत जाओ। आप यहाँ पे देखो कि जो गेंदा है वो भी एक फूल है, सूरजमुखी भी एक फूल है, गुलाब भी एक फूल है, और ट्यूलिप क्या है भाई, भाई ट्यूलिप एक पौधा है, ठीक है। क्या है ये एक तरह का पौधा है। और ये सब क्या है भाई, ये सब है आपके फ्लावर्स, फूल। इसमें ये लॉजिक है, याद रखोगे चीज़ों को, ठीक है। यही क्वेश्चन रिपीट होके हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भाई बुक से ही लिए गए हैं, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन उठाए कि इनसे ही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 10 को, कुरान, गीता, पंचशील, बाइबल, ठीक है। बहुत आसानी से देख पा रहे होगे क्योंकि एक बार एनालॉजी में भी इनका जिक्र हो चुका है इस प्रकार के क्वेश्चन का, जहाँ तक मुझे याद है। यदि आपने कराया तो आपको भी पता होगी। भाई कुरान क्या है, मुस्लिम धर्म का जो ग्रंथ है वो कुरान है, ठीक है, मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ, ठीक है। गीता हिंदुओं का धर्म ग्रंथ, बाइबिल क्रिश्चियन का ग्रंथ जो है बाइबिल है। पंचशील, मेरे भाई पंचशील यहाँ पे कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। क्यों, क्योंकि पंचशील एक झंडा है। क्या है ये, झंडा, इसमें 5 कलर होते हैं, ठीक है, 5 कलरों में है। और ये है किसका भाई, ये है बौद्ध धर्म का झंडा, ठीक है, बौद्ध धर्म का झंडा है, ठीक है। ये सब क्या है भाई, ये सब थे आपके धर्म ग्रंथ। और ये जो है आपका पंचशील, ये होगा आपका झंडा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 11, हिरण हिरणी, ठीक है, बिल्ला बिल्ली, चूजा मुर्गी, चींटी रानी। ओहो, देखिए भाई इस क्वेश्चन में तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ विशेष चीज बताने के लिए है ही नहीं। ये तो क्या है भाई, मादा और नर और मादा का पेयर बनना है, ठीक है, नर मादा हो गई, ये भी नर मादा हो गए, और ये भी चींटी और रानी, ठीक है, नर मादा होते हैं। लेकिन चूजा मुर्गी क्या है भाई, मुर्गी का ही तो बच्चा चूजा होता है, फिर वो चूजा आगे चल के मुर्गी या मुर्गा बन जाएगा, है ना। छोटा बच्चा जो होता है मुर्गी का वो चूजा होता है। यहाँ पे ये लॉजिक है, ठीक है, इसलिए अलग हो रही। ये तीनों चीज क्या हुई आपकी, ये तीनों चीज हुई मेरे भाई नर और मादा, नर मादा कह सकते हैं। और ये आपकी अलग होगी क्योंकि ये नर मादा के रूप में ना देके ये क्या दिया है आपको, ये दिया है आपको, मतलब इसका बच्चा दे दिया है ना। चलते देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है आपका भाई समय सेकंड, गति किलोमीटर प्रति घंटा, विद्युत प्रवाह एम्पियर, तापमान केल्विन। ओके, आप देख पा रहे होगे, समझ गए होगे कि क्या चीज़ है भाई। आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, समय का मात्रक सेकंड,
अगर हम मात्रक के ऊपर जाए, गति का मात्रक भाई किलोमीटर पर आवर हो गया, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा होगा, या मीटर प्रति सेकंड भी होता है, ठीक है, मतलब है तो इसका मात्रक ये ही। विद्युत प्रवाह का क्या है भाई, एम्पियर ही होता है, विद्युत धारा का जिसे हम बोलते, और तापमान का आपका केल्विन ही होता है ना। तो इसका मतलब मात्रक वाला तो देखो कोई लॉजिक है नहीं, अगर हम देखें कि भैया सबके मात्रक सेम दिए कि इन्हीं के मात्रक ये ही है। अच्छा जी भैया, फिर किस तरीके से हम अलग छाटें, तो मेरे भाई इसमें अब मैं आपको बता दूं, एक चीज़ होती है मूल मात्रक और एक चीज़ होती है व्युत्पन्न मात्रक। क्या बताया मैंने आपको, मूल मात्रक और एक चीज़ होती है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक ये साइंस के अंतर्गत आते हैं, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में ये आपको पढ़ने होते हैं। तो मूल मात्रक क्या है भैया, भाई फिजिक्स में जो भौतिक विज्ञान में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, मूल मात्रकों से ही मिलके, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक बने हैं, ठीक है। जैसे कि डिजिट से मिलकर नंबर बने हैं ना, डिजिट कितनी हुई टोटल 10, 0 1 2 3 4 5 6 9, अब इन्हीं नंबर को रिपीट करके ऐड करके मतलब इनको भी संख्या बन जाए, नंबर्स बन जाए, ठीक है। इसी प्रकार जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक का प्रयोग करके व्युत्पन्न मात्रक की उत्पत्ति हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही लॉजिक लग रहा है। देखो अब मूल मात्रक है कौन से, मैं आपको चलो लिखवा दूं, 7 मैंने बता तो दिए, ठीक है, कुछ इनमें 8 भी लिख दें, लेकिन ऐसा ही पद्धति में मुख्य रूप से भाई मूल मात्रक जो है वो है आपके 7, ठीक है। द्रव्यमान है आपका, एक तो वो आपका द्रव्यमान, और एक आपका समय है, आपका लंबाई आ जाएगा, लंबाई मतलब दूरी कह सकते हैं, ठीक है, हम इसको दूरी, और आपका क्या आ जाए भाई, विद्युत धारा भी आ जाएगा इसी में, विद्युत धारा, और आपका एक ज्योति तीव्रता भी होता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है। और क्या होता है आपका, एक वे भी होते हैं रेडियन में जो बोलते हैं उनको, ठीक है, स्टेरेडियन जिसका मात्रक होता है, यानी कोण भी होता है, ठीक है। द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, और एक चीज़ और होती है आपके, हाँ वो पदार्थ की मात्रा निकालते हैं जिसमें, ठीक है, मोल उसका मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अच्छा जी, अब इनके मात्रक क्या है भाई, द्रव्यमान का मात्रक तो आप जानते होंगे किलोग्राम, हालांकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, इसका मात्रक होगा भाई समय, मतलब समय का होता है सेकंड, है ना, लंबाई का यानी मीटर, विद्युत धारा का भाई एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है भाई कैंडेला, सीडी से हम दिखा देते हैं, और कोण का आपका रेडियन होता है, और एक होता है स्टेरेडियन, ठीक है, ये कोण से दो बन जाते हैं अलग, तो इसलिए हम यहाँ पे ले देंगे फिलहाल रेडियन, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा होती है भाई मोल में, केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते हैं विषय, तो ये 7 होते हैं, है ना, इनके मात्रक है। तो आप यहाँ पे देखो, जो समय का मूल मात्रक भाई वो सेकंड है, विद्युत धारा का मूल मात्रक आपका एम्पियर है, तापमान का आपका, तापमान नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तापमान आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कोण जो है, सॉरी कोण ना अलग चले जाते हैं, इसमें एक तापमान जुड़ जाएगा आपका, है ना, और तापमान का आपका केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन। एक मैं बता रहा था ना आपको, एक तो होता है भाई तलीय कोण, एक होता है घन कोण, ठीक है, वे दो चीज अलग चली जाएंगी कोण वाली, तो मूल मात्रक ये वाले, ये दो अलग हो जाते हैं, है ना। तो आपका तापमान का होगा भाई केल्विन, और ये जो गति का जो किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें आप देख रहे होगे किलोमीटर अलग होगा, घंटा अलग होगा, यानी ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। लॉजिक ये है, मैं खामे खा आपको फिजिक्स के टॉपिक पे लेगा, अगर लॉजिक निकाले तो भाई ये मूल मात्रक है, ये जो इन तीनों में है, और ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। और ले इसलिए गा कि जरूरी है समझाना थोड़ा बहुत, ताकि आपको पता लगे कि वास्तव में अंतर ऐसा है या नहीं है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या दिया है आपको, थर्मामीटर, बैरोमीटर, डायामीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर होना चाहिए भाई, माइटर, हाइग्रोमाइटर लिख रहा है यहाँ पे, चलो इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, हाइग्रो, इसको खत्म करो, अच्छा ये कुछ नहीं है, हाइग्रोमीटर, ठीक है।
ये आपके सामने चार ऑप्शन है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, डायामीटर और हाइग्रोमीटर। इनमें से आपको विषम चुनना है कौन सा होएगा, ठीक है। अब ये चारों क्या है भैया, ये जो तीनों चारों इसमें आप चीज चीज जो देख पा रहे होगे ये उपकरण है, ठीक है, मापने के। अब क्या क्या चीज मापे हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई थर्मामीटर जो है वो क्या नापता है, इसमें हम तापमान ही निकालते हैं ना, जैसे बॉडी का टेम्परेचर निकाल लेते हैं इसमें हम तापमान। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब निकालते हैं, वो मैं आपको एनालॉजी में भी कराया था ऐसा, वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब को हम ज्ञात करते हैं। हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं आर्द्रता। आर्द्रता ये क्या होता है भाई, जैसे वायु में नमी वगैरह होती है ना, तो उस चीज़ को हम नापते हैं इसके अंतर्गत। आर्द्रता मापी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। और ये डायामीटर क्या है भाई, डायामीटर है व्यास किसी भी गोले का हो या वृत्त का हो। व्यास तो आप जानते होंगे ना, परिधि से परिधि तक जो टच रहता है केंद्र से होता हुआ, तो वही तो डायामीटर होता है। तो ये क्या हुआ आपका व्यास। तो लॉजिक समझ में आया यहाँ क्या लग रहा, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ। मेरे भाई ये सब क्या है, ये साइंस में प्रयोग किए जाने वाले मापक यंत्र हैं जो किसी न किसी चीज़ को माप रहे हैं, है ना। उपकरण हो गए साइंस के। और ये व्यास क्या है भाई, व्यास होगा आपका, जैसे कि जियोमेट्री में हम पढ़ लेंगे या मैथ के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना, जो हमारी आकृति है उसकी लंबाई को, जो लंबाई होती है ना इसकी वृत्त की या गोले की, इसको हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, फर्क दिखा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपके सामने है मॉनिटर, माउस, विंडोज़ और प्रिंटर, ठीक है। बताइए इनमें क्या अलग है। भाई हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि भैया ये मॉनिटर, माउस, विंडोज़ और प्रिंटर कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर के हिस्से हैं, ठीक है। लेकिन किस प्रकार इन्हें अलग करें, तो भाई मैं बताऊँ ना आपको, जब भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ही एक लॉजिक लगाइए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। आपको जानकारी होगी हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। भैया हार्डवेयर क्या, तो मेरे भाई अगर सीधी सीधी आसान सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो हार्डवेयर वे चीज़ है जिन्हें हम छू सकते हैं आसानी से, हाथ लगा सकते हैं जिन चीज़ों पे, और सॉफ्टवेयर वे चीज़ें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख कर बताइए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं छू सकते। क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं, वो चीज़ें देखो आप। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखोगे मॉनिटर, कंप्यूटर की जो डिस्प्ले होती है ना, जो टीवी या एलसीडी टाइप में होती है, उसे ही हम मॉनिटर बोलते हैं, यानी हम उसे छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, है ना। माउस को भी तो पकड़े ही रखते हैं और प्रिंटर को भी हम पकड़ सकते हैं, यानी ये तीनों चीज़ें क्या हुई मेरे भाई, ये तीनों चीज़ आपकी हार्डवेयर हुई। और विंडोज़ जो हैं एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आया, तीन चीज़ें इनमें हार्डवेयर दी है और एक चीज़ दी आपको सॉफ्टवेयर, तो इसलिए विंडो इसमें विषम पद हो गया। और उसमें क्या निकला था आपका डायामीटर। समझ में आई बात। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मज़ा आ रहा होगा क्लास में, उम्मीद ऐसी है मुझे आपसे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और सूखा रोग। अच्छा जी बताइए ये क्या चीज़ें हैं। तो भाई ये तो देखने में भी ऐसी लग रही है, रोग आगार, मतलब ये स्कर्वी और रतौंधी सुने हुए आपके नाम होंगे, तो एक तरीके की बीमारी है, ठीक है। अच्छा जी, अब बीमारी में भाई रतौंधी होती है भाई आँख की बीमारी, और इन्फ्लुएंजा जो है आपकी मतलब एक वायरल होता है, जैसे बुखार चल जाए या गले में दर्द चल जाए, जो इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं, है ना। और स्कर्वी, भाई स्कर्वी क्या रोग है, स्कर्वी भी साइंस के अंतर्गत रोग ही आता है, ठीक है। इतनी जानकारी नहीं है मुझे इसकी। सूखा रोग तो आपको पता होगी, जो मतलब सूख जाता है, जैसे सूखापन जो आ जाता है बॉडी में, आपने देखा होगा अफ्रीका के बहुत बच्चे दिखते हैं सूखे हुए से, है ना, तकड़े भी रहते हैं वहाँ पे। तो ठीक है, अब इनमें से चारों में क्या निकालें, तो भाई चारों में देखो मैं आपको बता दूं, यदि आपके सामने मतलब ये है और लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है,
तो रतौंधी, स्कर्वी, सूखा रोग, इन्फ्लुएंजा, ये चारों में देखो। हाँ, तो ये जो है रतौंधी आँख का रोग है, स्कर्वी शायद या तो त्वचा का रोग है या फिर जावड़े में होता है ना, दांतों से संबंधित रोग है। चलो इतनी जानकारी नहीं है कभी भाई, इस चीज़ के लिए माफ़ करना, ये मत सोचना कि तुम हाँ भैया कुछ पता ही ना है। होती है ऐसी चीज़ें कि ना पता होती एक आध की, इसलिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। जो चीज़ पता वो बता रहा हूँ, इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो नहीं बता पा रहा। ठीक है, सूखा रोग आपको पता ही है, जो सूखापन आ जाता है वो सूखा रोग होगा, है ना। अच्छा जी, इन्फ्लुएंजा और स्कर्वी और सूखा रोग, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये तीनों भाई वे रोग हैं जो विटामिन की कमी से होते हैं। ठीक है, ये तीनों रोग विटामिन की कमी से होते हैं, लेकिन स्कर्वी का मुझे इतना पता है कि ये विटामिन सी के कमी से रोग होने वाला है। किस चीज़ की कमी से? विटामिन सी के से। और रतौंधी जो होता है भाई, आँख का जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की से। और सूखा रोग तो भाई आपको विटामिन डी के ही कारण होता है ना, विटामिन डी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसमें अलग क्या हुआ? तो अलग हुआ आपका ये इन्फ्लुएंजा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका हिंदी से क्वेश्चन पूछ लिया आपके, तो भाई प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और पमित्र। पमित्र नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ मित्र होएगा। ठीक है, पमित्र क्या चीज होती है? या तो पवित्र होता तो मित्र। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, आपका प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी और शत्रु, ये भाई वे व्यक्ति हैं जो आपके हित में वर्क नहीं करते, अहितकारी ना हम बोल सकते हैं। हित में वर्क मतलब जो आपके साथ जुड़े हो, आपके भले के लिए सोचे। ये हमेशा ऐसे ही लोग हैं जो आपके बुरे के लिए सोचते हैं, यानी ठीक है, अहितकारी बोल देंगे हम इन्हें हिंदी में, है ना। और मित्र, मित्र तो वही है जो आपके मतलब फायदे के लिए सोचे, है ना, आपके ही हित में सोचे। ठीक है, वो मित्र होता है। ये तीनों आपके अहितकारी हैं, ये आपका हितकारी है ना। तो इसलिए इसमें विषम हुआ भाई मित्र आपका राइट आंसर। लॉजिक, लॉजिक हम दे सकते हैं अहितकारी, और ये आपका मित्र तो होएगा भाई, हित में आपके वर्क करता है तो हितकारी बोल दो। ठीक है, उम्मीद यही करता हूँ कि भाई समझ में आ रहा होगा अच्छा खासा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, नौका, फेरी। फेरी मतलब बड़ी नाव, पनडुब्बी और जहाज। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं जो भाई समुद्र वगैरह में चलती हैं, है ना, समुद्र में या बड़ी बड़ी नदियों में भी चलती है। तो लेकिन इनमें खास बात क्या है, क्या लॉजिक है फिर भैया चारों चीज़ों में? तो भाई नौका देखो आप, है ना, नाव की तरह ही रहती है। और फेरी मतलब बड़ी नाव, इन्होंने यहाँ खुद क्लियर कर दिया। पनडुब्बी और जहाज, है ना। तो आप यहाँ पे खुद देख पा रहे होगे कि जो भाई ये है नौका और ये बड़ी नाव और ये जहाज, ये वे सारी चीज़ें हैं जो समुद्र में अगर हम बात करें तो समुद्र के ऊपर सतह पर चल सकती हैं, पानी के ऊपर लेयर पे, है ना, पानी में तैर सकते हैं, मतलब चलती है उस पर। और पनडुब्बी की क्या विशेषता है, ये ऊपर भी चल सकती है और पानी के अंदर भी चल सकती है ना। ये अंदर नहीं चल सकते, ये समुद्र के अंदर भी चल सकते हैं, यानी पानी के अंदर भी चल सकती है। ठीक है, इसलिए अलग हो जाएगी इनसे। ठीक है, लॉजिक दे तो भाई ये पानी के अंदर, जल के अंदर, है ना, पानी के अंदर, और ये पानी के बाहर ही चल सकते हैं। कहाँ चल सकते हैं भाई? पानी के बाहर, पानी के बाहर। ठीक है, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हैंगर, हवाई जहाज, यार्ड, ट्रेन, डिपो, बस, स्कूटर, गैरेज। ठीक है, गैरेज या गैराज भी बोल देते हैं हम। अच्छा जी, इसमें क्या लॉजिक है भैया? आपको यदि जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं आपको, हैंगर बोलते हैं भाई उस जगह को जहाँ पे हवाई जहाज खड़े होते हैं। ठीक है, यानी पार्किंग, जहाँ हवाई जहाज की पार्किंग है
उसको हम हैंगर बोलते हैं, ठीक है। और यार्ड, यार्ड भी इसी प्रकार है, जहाँ पे ट्रेनें खड़ी होती हैं, है ना, उसको हम यार्ड बोल देते हैं, जहाँ ट्रेनें की जो पार्किंग होती है। एक तो स्टेशन पे खड़ी रहती है वो अलग चीज़ है, वो तो स्टेशन पे खड़ी है ना, लेकिन जहाँ इकट्ठे होते हैं, जहाँ ये बनती हैं, ठीक है, बन के खड़ी होती हैं, तो वहाँ उसे हम यार्ड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, बोले ही है उसको। और डिपो, डिपो भी आपको पता होगी, जहाँ बहुत सारी बस खड़ी हो, जहाँ बस की पार्किंग है ना, तो वहाँ डिपो होगी। और भाई स्कूटर, गैराज। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, अब स्टार्टिंग में क्या दिया आपको, हैंगर, यानी अगली वाली चीज़ की पार्किंग, ठीक है। यार्ड, ट्रेन की पार्किंग, डिपो पहली वाली चीज़ जो है, दूसरी वाली की पार्किंग। क्या गैरेज की पार्किंग मतलब जो पार्किंग है वो स्कूटर है? नहीं। अगर स्कूटर की पार्किंग एक बार को गैरेज बोलते हैं कि भैया गैरेज में जाके स्कूटर खड़ा होता है, तो ठीक होता, लेकिन यह अलग दे दिया इन्होंने, आगे पीछे करके दे दिया, ठीक है। तो इसलिए यही विषम पद हो जाएगा इसमें, विषम शब्द जो है। समझ में आ रही होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोल, कोयला, वायु, प्राकृतिक गैस। ओके, आप इनमें देखिए क्या लॉजिक हो सकता है। तो भाई आप यहाँ पे देख रहे होगे कि पेट्रोल, कोयला, वायु और प्राकृतिक गैस। ओके, ये जो आपका पेट्रोल है और कोयला है, और इसमें ये भी है प्राकृतिक गैस भी, ये क्या आपके ऊर्जा के संसाधन नहीं है, जिनसे हमें किसी न किसी रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है ना। क्या वायु ऊर्जा का संसाधन है? नहीं, वायु मिक्सचर है, किसका, धूल कण का, गैसों का, है ना। वायु तो मिक्सर होगा सबका, मतलब मिक्सचर हो गया, मिश्रण बोल सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिश्रण हो जाए भाई, धूल कण, है ना, गैसें भी इसी में आ जाएंगे क्या। लेकिन पेट्रोल में मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर है कुछ नहीं, कोयला में भी कुछ नहीं, प्राकृतिक गैस भी भाई, प्राकृतिक गैस जो अपनी है। तो लॉजिक जो है इसमें यही है कि ये तीनों जो हैं ऊर्जा के संसाधन है, परंपरागत, मतलब परंपरागत स्रोत बोल सकते हैं इनको, है ना। और ये क्या है भाई, ये अलग हो गया आपका विषम पद, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आप बाद में देखोगे और स्क्रीनशॉट ले रहे होगे कि क्या लॉजिक है। तो ये है ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत। एक क्वेश्चन आपके लिए कि ऊर्जा का सबसे बड़ा परंपरागत स्रोत क्या है, कमेंट में आप बताइए, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है, क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट में इसका आंसर देना है यदि आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, ठीक है। ऑप्शन भी दे देता हूँ, चलो आपके सामने सूर्य है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, ABCD आपके सामने ऑप्शन है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 भाई। ऑप्शन आपके सामने है टॉर्च, बैटरी, मोमबत्ती और दीपक। ठीक है, ये तो बहुत मतलब जाना माना क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे बच्चे की जुबान पे होता है, तो ये सबको पता होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए टॉर्च, बैटरी, मोमबत्ती और दीपक, तो इनमें आप देख पा रहे होंगे कि टॉर्च से क्या होता है भाई, उजाला हो जाता है ना, प्रकाश आ जाता है। मोमबत्ती से क्या है, मोमबत्ती को जलाओ उससे भी प्रकाश आता है, उजाला हो जाता है, यानी अंधकार दूर कर देती है ना। और दीपक, दीपक क्या है भाई, दीपक भी प्रकाश को मतलब प्रकाश आ जाता है, इससे जब जलाते हैं अंधेरा दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। आपके जीवन का अंधकार तब दूर होएगा जब आप मेहनत करोगे, सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। हमारे जीवन में भी तो अंधकार चल रहा है, जितने भी तैयारी कर रहे हैं लोग, तो उनका अंधकार कब मिटेगा भाई, जब सिलेक्शन ले लोगे किसी न किसी जॉब पर, ठीक है। तो इसमें क्या अलग हुआ भाई, बैटरी अलग हुआ, समझ में आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, यही हेडिंग चल रही है, निर्देश जो है सबके लिए।
भाई आपके सामने है दुख, शोक, मुस्कान और रोना। तो इनमें ढूंढिए विषम क्या है। तो भाई देख पा रहे होगे आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन यूपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, वो ऐसे कर गया था, दुख, उत्पीड़न, शोक और तोड़फोड़, है ना। इसी प्रकार था वो, उसमें तोड़फोड़ अलग था। तो देखिए, दुख, शोक और रोना क्या एक ही कैटेगरी के ना है, जिनमें बंदा परेशान रहता है, बंदा या बंदी जो भी है ना। और मुस्कान इनका विपरीत होगा, तो इसलिए यही अलग हो जाएगा इनसे। समझ में आई बात। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बिगर, फास्टर, टोलर, ग्रेटर। भाई क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है ना, हल्के में मत लियो क्वेश्चन है। देखने में आसान भी लग रहे होंगे तुम्हें, लेकिन तब जब इनका लॉजिक पता लग रहा होगा। डायरेक्ट इनका लॉजिक भी पता करना बहुत मुश्किल है। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए भाई, बिगर, फास्टर, टॉलर और ग्रेटर, इनमें क्या है। अब ये उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी भाई जिनकी इंग्लिश कमजोर है। ठीक, बाकी तो क्वेश्चन को सब कर रहे होंगे जिनकी हिंदी पे पकड़ है अच्छी खासी, लेकिन ये तो इंग्लिश वाला देखते ही कर देगा जिसकी इंग्लिश मजबूत है, इंग्लिश में जानकारी है अच्छी। अच्छी ना, अगर नॉर्मल भी है, थोड़ी बहुत भी है, तो वो भी कर देगा। और यदि जानकारी ही नहीं है तो भाई नहीं कर पाएगा। तो देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे बिगर, फास्टर, टॉलर और ग्रेटर में कौन सा अलग है। तो आप यहाँ पे देखो, विग का आपका नाम सुना होगा। देखो ये सारी कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है ना, सेकंड वाली जो होती है ना। कौन सी बोलते हो उसे, एक तो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो जो जिसमें एसटी लग जाता है, जैसे विगेस्ट हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव डिग्री वगैरह जो होती है, डिग्री के क्वेश्चन है ये दोनों। यहाँ देखो विग है, फास्ट है, टॉल है और ग्रेट है ना। चलिए जी, अब इनमें कैसे अलग देखें। तो मेरे भाई बिग का मतलब क्या हुआ, बिग का मतलब बड़ा, है ना। ऐसी फास्ट का मतलब क्या हुआ, तेज। ग्रेट का मतलब जो महान, है ना। तो देखो अब यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है आपका, कि ये जो है बिगर, टॉलर और ग्रेटर, ये कहीं ना कहीं लंबाई, चौड़ाई, छोटे बड़े से संबंधित है। ठीक है। और जो फास्टर है आपका, वो है एक गति से संबंधित, तेजी से, है ना, तेज, फास्टर। तो इसलिए यही इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस ये लॉजिक है छोटा सा। ये तीनों आपका लंबाई, चौड़ाई, एक मतलब कहने मतलब एक दूरी से संबंधित है, ऐसा बोल सकते हैं हम। डिस्टेंस के लिए प्रयोग हो रही है जी। डिस्टेंस के लिए कैसे हो रहे हैं, नू बताइयो, नू ना, ये बताइयो। तो भाई डिस्टेंस आपकी लंबाई हो वो भी तो एक दूरी है, चौड़ाई है आपकी वो भी तो एक दूरी है, अगर आप गहराई में जा रहे हो वो भी एक दूरी ही चल के जा रहे हो, है ना। तो बस वही चीजें हैं। और फास्टर जो है भाई ये गति से संबंधित होगा, और गति और डिस्टेंस का 36 का आंकड़ा तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, है ना। इनका अलग संबंध है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला जो सूत्र एक लगे हैं चाल दूरी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भैया ये क्या है, स्विंग, गुगली, यॉर्कर, बाउंसर। भाई ये तो क्रिकेट से संबंधित आ गए। अब इस क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरीके से समझेगा जो क्रिकेट खेलता होगा या जानकारी है क्रिकेट। अगर जिसने मतलब जो क्रिकेट खेलता है या देखता है या उसे जानकारी है, तो एक बार में देखते बता देगा। और जिसे ना पता, क्रिकेट से उसका कोई मतलब नहीं, खेलने कूदने से कोई मतलब नहीं, तो उसे ना पता लगे, लेकिन उसे हम बताएंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो। देखो भाई, पहला जो ऑप्शन दिया आपको, दिया है स्विंग, दूसरा दिया है आपको गुगली, तीसरा दिया है आपको यॉर्कर, और चौथा दिया है आपको बाउंसर। बाउंसर, है ना। अच्छा, बाउंसर उस वाले मत लीजिए बॉडीगार्ड वाले, क्योंकि सारी चीजें खेल से संबंधित दिए, मतलब क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इन चीजों में ही ढूंढो क्या हो सकता है। तो भाई एक चीज देख पा रहा हूं मैं भी, और आप भी देख पा रहे होगे कि स्विंग है। स्विंग बॉल कौन फेंके है, फास्टर, है ना। इन स्विंग और आउट स्विंग जो फेंकता है, जैसे अंदर को गई तो इन स्विंग, और बॉल जैसे यहाँ से फेंकी उसने तो अंदर को गई स्टंप की तरफ को, जैसे स्टंप यहाँ है 3, तो इन स्विंग होगी। बाहर को गई तो आउट स्विंग होगी, है ना, जो उसकी कटिंग रहती है। तो कहने का मतलब किसने फेंकी है, फास्टर ने फेंकी, जो फास्टर बॉलर रहता है, फास्ट बॉलर। ठीक है,
गुगली, तो मेरे भाई गुगली तो स्पिन बॉलर फेंकता है, स्पिनर जो होता है स्पिनर, है ना, ठीक है स्पेलिंग चलो देख लेना। और ये किसने फेंकी, फास्टर ने। और यॉर्कर, यॉर्कर भी तो फास्टर ही फेंकता है ना। यॉर्कर के ही ऑप्शन में बताओ उत्तर कौन है। बाउंसर, तो भाई बाउंसर भी कौन मारता है, फास्टर ही मारता है। दिखा अंतर कुछ, दिखा भैया, ये तीनों जो बॉल की क्वालिटी है इन्हें फास्टर ही कर सकता है, और गुगली को सिर्फ स्पिनर फेंकता है, ठीक है, इसलिए इसमें गुगली अलग हो जाएगा। ऐसा भी पूछे जाते क्वेश्चन, हाँ भैया ऐसे भी पूछे जाते हैं, बुक में का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे सीन ज़्यादा पूछती है ऐसे क्वेश्चन को। चलें अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लाल, तुम लाल नहीं, कलर लाल, नीला, काला और हरा, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं भैया। कलर दे दिया, कलर में छांटना। अजी कलर की क्या होगी, तो मेरे भाई कलर पे भी आपको छोटा सा कंसेप्ट बता दूं। कलर पे दो चीज़ें देखना हमेशा, क्या, एक तो देखना आपको प्राथमिक कलर, प्राथमिक रंग जो होते हैं, दूसरा देखना आपको इंद्रधनुष के रंग, ठीक है, इन दोनों को ही लॉजिक उठाना। अगर पहला लॉजिक मिल रहा है आपको प्राथमिक रंग का तो बहुत अच्छी बात है, उसको ही ऑप्शन उसके अनुसार लगा दी। दूसरा आप देखो इंद्रधनुष वाले रंग, जो सात रंग होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से होते हैं वो तो खैर आपको पता होगा, यदि नहीं पता तो उसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, ये आपको पता होनी चाहिए, बिबग्योर, इससे याद रख लेते हैं हम, है ना। 2 4 6 एक साथ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये इंद्रधनुष के रंग होते हैं, याद रखियो। अच्छा जी, इनमें ढूंढे क्या है भैया, तो मेरे भाई प्राथमिक रंग तो बता दूं मैं आपको, इंद्रधनुष के तो बता दिए, तो प्राथमिक रंग होते हैं भाई 3। अब कौन कौन से होते हैं यहीं से उठा लो, देखो लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है, ठीक है। काला प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर तो देखो ये होएगा, ठीक है। अब प्राथमिक रंग क्या है भैया, प्राथमिक रंग का अगर मैं आसान सी भाषा में बताऊं, आसान से शब्दों में, इन 3 रंगों का अगर हम किसी एक अनुपात में मिक्स करें तो इनसे जो अन्य कलर हैं वे बन जाते हैं, ठीक है। यानी इन कलर का प्रयोग करके हम किसी भी रंग का उत्पत्ति कर सकते हैं, ऐसे बोल दो, ठीक है। समझ में आई बात। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25, आयत, त्रिभुज, वृत्त और गोला, ये तो मैथ से आ गया, मैथ्स है ना, मैथमेटिक्स। तो बताइए भाई, आयत, त्रिभुज, वृत्त और गोला में कौन सी चीजें अलग हैं। अगर हम इनकी आकृति के ऊपर जाए तो भाई आयत क्या होगा जिसमें 4 भुजा होगी, त्रिभुज क्या होगा जिसमें 3 भुजा होगी, और वृत्त, वृत्त तो भाई एक है ना, गोल हो गया, वैसे वृत्त ना आइए, ठीक है, हम मिटा रहे हैं इसको। तो देखो आयत, त्रिभुज, वृत्त और गोला, इनमें क्या अलग होगा, तो मेरे भाई जब भी इनका क्वेश्चन आए तो इनमें एक ही कंसेप्ट लगाइयो छुटते ही, बाकी बाद की चीजें हैं 2D और 3D का। जी यू क्या बला है 2D 3D, भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो है ना, तो 2D 3D को तो जानते होगे ना, जब तुम मैथ पढ़ते होगे मैथ्स को, तो 2D 3D के सवाल आते हैं ना, है ना, मेंसुरेशन में, तो उसके ही है। 2D जिनकी 2 दिशा है, 2 डायमेंशन, ठीक है, जिनका केवल क्षेत्रफल और वो परिमाप ही निकल सके। 3D में भैया आप क्षेत्रफल तो निकालोगे ही, ठीक है, और क्या निकाल सकते हो इसमें आप, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान वगैरह भी निकाल सकते हो, है ना, ये चीजें भी निकल जाए, आयतन का मेन रोल चलता है इसमें। तो मेरे भाई देखो, आयत जो है आपका 2D है, त्रिभुज भी आपका 2D है जिसका हम क्षेत्रफल निकाल सके हैं केवल, ये भी एक 2D है, वृत्त जो है, और गोला आपका 3D है। जी 3D के अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियां में है, तो आपको पता होना चाहिए, वैसे बता दूं मैं, 2 4 गोला आ जाता है इसके अंदर, त्रिभुज भी आ जाता है, ठीक है, घन आ जाता है, त्रिभुज लिख दिया मैंने, त्रिभुज नहीं आएगा भाई, मैं वो लिखना चाह रहा था शंकु, दिमाग में शंकु चल रहा और लिख त्रिभुज दिया, ठीक है। गोला, शंकु, घन, घनाभ, है ना, सिलेंडर, सिलेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, सिलेंडर ही बोल रहे हैं, ठीक है।
ये हो गई। तो ये 3D के अंतर्गत हमें आ करती। एक और होती है छिन्नक, वो शंकु से मिलकर बनती है। मतलब शंकु को काट दो, जैसे ये है, इसे यहाँ से काट दो तो एक ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी ना, इसे छिन्नक बोलते हैं। उल्टी बाल्टी, अब यहाँ कुंदा जोड़ दो, बाल्टी बन गई उल्टी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें समझ में आई बात आपको? राइट आंसर क्या हुआ? गोला। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जापान, उत्तर कोरिया, सिंगापुर और फ्रांस, ये क्या है जी? ये मेरे भाई देश है, कंट्रीज है। ऐसे भी आ जा, हाँ बिल्कुल आ जा। कंट्रीज के ऊपर स्टार्टिंग में एग्जांपल इन चीज़ों से ही समझा रहा था मैं। कंट्रीज के ऊपर, कैपिटल्स के ऊपर, है ना, कॉन्टिनेंट के ऊपर। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, है ना, कुछ भी आ सकता है भाई। चलिए जी, इनमें बताइए भाई, अब इनमें क्या लॉजिक लगाओगे मेरे भाई? जापान, जापान कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये एशिया में पड़ता है जी। ठीक है, एशिया के अंतर्गत आता है। उत्तर कोरिया, तो भैया ये भी एशिया के अंदर ही आता है। सिंगापुर कहाँ पे आवे है जी? सिंगापुर भी एशिया के अंदर ही आवे है। तो इसका मतलब फ्रांस ही अलग होना चाहिए अगर ऐसा है। तो फ्रांस कहाँ पे है भाई? फ्रांस आता है यूरोप के अंदर। ठीक है जी। अब आपको एक और क्वेश्चन दूं, इन चारों देश की राजधानी कमेंट में बता दो। चलो ना बताओ तो मैं बता दूं, तुम नहीं बताओ मुझे पता, कमेंट तो खैर करो ही ना हो तुम। जापान की होगी भैया टोक्यो। सिंगापुर की सिंगापुर ही होती है। सिंगापुर लिखना, मुझे सिंगापुर लिख रहा है। सिंगापुर की सिंगापुर होती है मेरे भाई। उत्तर कोरिया की क्या होती है जी? उत्तर कोरिया की होती है भाई प्योंग प्यांग, है ऐसी है ही, प्योंग प्यांग। फ्रांस की क्या होगा मुझे ना पता, तुम बताओगे अब इसे। ठीक है, पता है लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगा, अब तुम कमेंटो खुद बताओ। अब चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 27, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, निधास ट्रॉफी, वीसी गुप्ता ट्रॉफी। जी यू क्या है? तो भाई ये ट्रॉफी आ गई, पुरस्कार भी आ सकते हैं ना, ट्रॉफी पुरस्कार। तो बताइए भाई क्या है ये? यदि मैं आपको बताऊं इसमें लॉजिक क्या है, अगर आप नहीं देख पा रहे, तो भाई देवधर ट्रॉफी खेली जाती है क्रिकेट में, मतलब क्रिकेट खेल से संबंधित ट्रॉफी है ये ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, अरे रणजी ट्रॉफी भी भाई क्रिकेट की ही है, चल रही है वर्तमान में। वर्तमान का मतलब 2024 में, महीना चल रहा है मार्च का। ठीक है, डेट नहीं बताऊंगा कितनी है। निधास ट्रॉफी, ये भी भाई क्रिकेट में ही खेली जाती है। तो इसका मतलब अब आंख मीच के राइट आंसर इसे कर दो। ठीक है, बीसी गुप्ता ट्रॉफी, ये भाई आई थिंक बास्केटबॉल में खेली जाती है। आई थिंक ना, मतलब खेले ही जावे। ठीक है, बास्केटबॉल है ना, बास्केटबॉल में खेली जाती दिखे है। लेकिन कारण पता लगा, ये तीनों ट्रॉफी भाई क्रिकेट की और ये अलग हो गई, इसलिए आंसर होगा चौथा ऑप्शन। अब चाहे बास्केटबॉल में खेली जाओ, बेसबॉल में खेली जाओ, किसी में भी खेली जाओ, हमें अपने तीन छट गए अलग, चौथा मिलेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28, भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भाई ये तो देखो आंख मीच के भी कर दोगे बस, अगर तुम्हें सुनाई आ रही है तो, है ना। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये तीनों विज्ञान के विषय ना हो गए, साइंस के ना हो गए। और भूगोल, भूगोल तो अलग होगा भैया, अलग सब्जेक्ट होगा, है ना। तो ये सब क्या है? विज्ञान की ही शाखा है, साइंस की ब्रांच है ना। ये भूगोल अलग होगा, तो इसलिए राइट आंसर ये होगा। समझ में आई बात? क्लास में मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद है ऐसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पोती पोता परदादा भतीजी, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, पोती पोता परदादा भतीजी, तो भाई इसमें क्या लॉजिक लगाओगे तुम? भतीजी, अच्छा सॉरी भतीजा, यार हिंदी ना पढ़ी जा रही आज। पोती पोता परदादा भतीजा, इनमें देखो क्या है अलग। अच्छा जी,
अब चलो तुम्हें एक बात बता दो, ये हालांकि मतलब रिलेशन आ गया, ब्लड रिलेशन में चल रहे हैं ये, तो इसमें सबसे पहले एक ही चीज़ देखियो भाई, क्या क्या देखोगे। एक तो स्टार्टिंग जो नेचुरल चीज़ क्या है भाई, नेचुरल चीज़ होगा मेल और फीमेल, फीमेल है ना, नेचुरल चीज़ तो ये होगी मेल फीमेल। उसके बाद बनते हैं भाई रिलेशन। अब भतीजी है भतीजा है, भांजी है भांजा है, मौसी मौसा कुछ भी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना, मेल है या फीमेल है। और जी ऐसा ना होती, पहले रिलेशन हो में। तो मेरे भाई अगर मैं आपके सामने एक खड़ा कर दूँ कोई भी, अब लड़की या लड़का भी आपको ना पता, आप कह दोगे कि ये भांजा है या भांजी है, या भतीजा है भतीजा, मतलब भतीजा है या भतीजी है। तभी तो डिसाइड करोगे ना जब उसके आपको जेंडर पता होगी कि हाँ भैया ये फीमेल है ना। तो तब आप बोलोगे कि भैया ये भतीजी हो सकती है, मौसी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत अंतर्गत आ रही। तो इसलिए पहले कौन हुआ, मेल और फीमेल, उसके बाद ही तो रिलेशन निकाल पाओगे। तो भैया फिर इस क्वेश्चन में क्या करें, तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपको भी दिख रहा है कि ये होगी फीमेल और ये होगा मेल, ये भी मेल ये भी मेल, तो ये यहाँ से अलग हो रहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाँ ये अंतिम क्वेश्चन ही है। ये दिया आपको भाई जयपुर, मणिपुर, भोपाल और इम्फाल, मणिपुर जयपुर भोपाल इम्फाल, ठीक है। अब आपको इसमें विषम बताना है कि क्या है। ये सारे ही भारत के अंदर आने वाले स्थान हैं, ठीक है। जयपुर क्या है, जयपुर भैया राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। मणिपुर क्या है, मणिपुर तो भैया खुद एक राज्य है ना। ये क्या ही राजधानी थी, किसकी, राजस्थान की। भोपाल क्या है जी, भोपाल भी राजधानी है भैया एमपी की यानी मध्य प्रदेश की। और इम्फाल क्या है, इम्फाल भी भैया राजधानी है किसकी, मणिपुर की है, ठीक है। समझ में आई बात, क्या हुई, ये भी राजधानी ही और ये भी राजधानी है। तो इसका मतलब भैया 3 तो दे दिया आपको, राजधानी और 1 दे दिया राज्य। तो इसलिए अलग कौन हुआ, ये हुआ। समझ में आई बात। इस वीडियो में क्वेश्चन आज इतने ही। उम्मीद है कि पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और करने में भी मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। यदि वीडियो वास्तव में अच्छी लगी आपको तो वीडियो को भाई लाइक कर दें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और यदि कोई भी दिक्कत है, और यदि क्लास अच्छी लगे तो भाई बताएं कमेंट में कि हाँ भैया क्लास अच्छी है। ये भी बताएं कि कैसा समझाया, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से भाई आपको सारे सब्जेक्ट्स की मतलब सुविधा मिलेगी और मिल रही होगी, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सारी चीज़ें, हिंदी भी आपके मतलब इसी चैनल पे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे आपके लिए क्लास, ठीक है। और बाकी मैथ्स की अगर आपको क्लास करनी है तो उसका भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, पूरी प्लेलिस्ट का। फर्स्ट चैप्टर आपको फिनिश करा दिया है अमित भैया जी ने, अमित सर ने, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखो अपना।